अच्छा, ये जो भारतीय संविधान है, ये सिर्फ एक कानून की मोटी सी किताब नहीं है। सोचिए, यह हमारे देश का, भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर सवाल यह है कि क्या हम जानते हैं कि इसके पहले 50 नियम, मतलब जो आर्टिकल्स हैं, वो हमारी जिंदगी को रोज कैसे चलाते हैं? तो बस आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं, ये समझने के लिए कि भारत की नींव आखिर किन आइडियाज पर रखी गई है। तो सवाल बहुत सीधा है। भारतीय संविधान के ये जो पहले 50 अनुच्छेद हैं, ये असल में कहते क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ कोई कानूनी भाषा नहीं है। ये एक नए देश की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो ये तय करती है कि भाई भारत का नक्शा कहाँ तक है, कौन है जो भारतीय कहलाएगा, और सबसे जरूरी, एक नागरिक होने के नाते हमारे हाथ में कौन सी ताकतें हैं। और हमारी इस यात्रा का रोड मैप वो तो खुद संविधान ने ही बना दिया है। देखिए कितना लॉजिकल है। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की जमीन की, मतलब संघ और उसका क्षेत्र। फिर जब जमीन तय हो गई तो हम जानेंगे कि इस जमीन पर रहने वाले लोग यानी नागरिक कौन हैं। इसके बाद हम पहुंचेंगे संविधान के दिल तक, हमारे मौलिक अधिकार। और सबसे आखिर में देखेंगे कि सरकार को देश चलाने के लिए क्या गाइडलाइंस दी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भाग 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। आप सोचिए, नागरिकों या सरकार की बात करने से भी पहले संविधान सबसे पहले ये तय करता है कि ये जो भारत है, ये राष्ट्र, ये है क्या आखिर? और इसका जवाब मिलता है अनुच्छेद 1 की पहली ही लाइन में। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। सुनने में ये एक साधारण सा वाक्य लगता है ना? पर ये नहीं है। ये हमारे देश की पहचान है। ये कहता है कि भारत एक ऐसा संघ है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जो कई राज्यों से मिलकर एक हुआ है। इसके ठीक बाद अनुच्छेद 2, 3 और 4 हमारी संसद को एक बहुत बड़ी शक्ति देते हैं। क्या शक्ति? नए राज्यों को भारत में शामिल करने की, या जो राज्य पहले से हैं उनकी सीमाओं और यहाँ तक कि उनके नाम तक को बदलने की शक्ति। मतलब हमारा संविधान कितना लचीला है, ये भविष्य की जरूरतों के हिसाब से देश के नक्शे को बदलने की इजाजत देता है। तो ठीक है, देश का नक्शा तो तय हो गया। अब संविधान अगले लॉजिकल सवाल पर आता है कि इस जमीन पर रहने वाले लोग कौन हैं, कौन कहलाएगा भारत का नागरिक। और बस यहीं से शुरू होता है भाग 2, जो नागरिकता यानी सिटीजनशिप के नियमों को समझाता है। अब ये जो आर्टिकल्स हैं, ये उस शुरुआती दौर के लिए नियम बनाते हैं। मतलब जब संविधान लागू हुआ तब कौन नागरिक था, या बंटवारे के बाद जो लोग आए गए उनका क्या होगा। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है अनुच्छेद 11। क्यों? क्योंकि ये भविष्य का दरवाजा खोलता है और नागरिकता पर कानून बनाने का पूरा अधिकार हमारी संसद को सौंप देता है। चलिए, अब हम आ पहुंचे हैं संविधान के दिल में। जी हाँ, भाग 3, हमारे मौलिक अधिकार। इसे आप हर भारतीय नागरिक का एक सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। ये वो अधिकार हैं जो सिर्फ दिए नहीं गए हैं, बल्कि इनकी गारंटी दी गई है और जिन्हें हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन एक मिनट, ये मौलिक अधिकार हमें बचाते किससे हैं? इसका जवाब देता है अनुच्छेद 12। ये राज्य यानी द स्टेट की परिभाषा बताता है। और इसमें कौन कौन आता है? केंद्र सरकार, संसद, राज्य की सरकारें और यहाँ तक कि हमारे शहर की नगर पालिका भी। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, वो असल में इन्हीं सरकारी ताकतों के खिलाफ हमारी गारंटियां हैं। और इन अधिकारों को 6 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले समानता का अधिकार, मतलब कानून की नजर में सब बराबर। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी बोलने, घूमने, जीने की आजादी। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमें किसी भी तरह के अन्याय से बचाता है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब अपनी आस्था को मानने की पूरी आजादी। इसके बाद है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। और सबसे आखिर में, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो इन सभी अधिकारों की रक्षा करने वाला अधिकार है। और यहीं पर हमें दिखता है कि हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये तो सामाजिक सुधार का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है अनुच्छेद 17, जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह से खत्म करता है। ये समानता के अधिकार की सबसे बड़ी मिसाल है। अगर हम इन सभी मौलिक अधिकारों की नींव की बात करें तो वो है अनुच्छेद 21। ये सिर्फ सांस लेने या जीने का अधिकार नहीं है,
ये गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ इसकी व्याख्या को बहुत बढ़ाया है और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और प्राइवेसी जैसे कई अधिकारों को शामिल किया है। और इसी गरिमा के साथ जीने के अधिकार का एक सीधा सा विस्तार है अनुच्छेद 21A। ये क्या कहता है? ये 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और जरूरी शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। सोचिए, ये एक पूरी पीढ़ी को ताकतवर बनाने की गारंटी है। अच्छा, अधिकार तो मिल गए, लेकिन अगर कोई इन अधिकारों को हमसे छीनने की कोशिश करे तो तब क्या? यहीं पर काम आता है अनुच्छेद 32। ये खुद एक मौलिक अधिकार है और ये हमें अपने बाकी अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। सच कहूं तो इसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे रह जाते। तो मौलिक अधिकार तो हो गए। इसके बाद संविधान आता है भाग 4 पर, जिसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की बात है। अब अगर मौलिक अधिकार नागरिकों का सुरक्षा कवच हैं, तो ये निर्देशक तत्व क्या है? आप इन्हें देश का मिशन स्टेटमेंट या सरकार की टू डू लिस्ट कह सकते हैं। ये वो बड़े बड़े लक्ष्य हैं जिन्हें हासिल करने की कोशिश हर सरकार को करनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। अनुच्छेद 370 साफ कहता है कि मौलिक अधिकारों की तरह आप इन निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ये सरकार के लिए एक नैतिक गाइडलाइन है, कोई कानूनी मजबूरी नहीं। पर फिर भी इन्हें देश चलाने के लिए सबसे जरूरी सिद्धांतों में से एक माना गया है। तो इस लिस्ट में कैसे लक्ष्य हैं? जैसे कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने की बात है। अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक जैसी सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का लक्ष्य रखा गया है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण की रक्षा करने की बात है और अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का निर्देश है। तो आप देख सकते हैं, ये भारत के लिए एक बहुत दूर का विजन दिखाता है। तो हमने जो ये पूरा सफर तय किया, इसका सार क्या निकलता है? हमने देखा कि हमारा संविधान कैसे एक बहुत ही लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ता है और हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो ये पहले 50 अनुच्छेद एक देश का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। देखिए, पहले वो देश की जमीन को परिभाषित करते हैं, फिर उस जमीन पर रहने वाले लोगों को, फिर उन लोगों को ऐसे अधिकार देते हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता, और आखिर में देश को आगे ले जाने के लिए सरकार को कुछ बड़े लक्ष्य सौंपते हैं। तो एक बात साफ है, ये अनुच्छेद सिर्फ इतिहास या कानून की किताबों में रखने के लिए नहीं है। नहीं, ये हमारे आज को, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आकार देते हैं। अगली बार जब कोई अपना वोट दे या खुलकर अपने विचार रखे या अदालत से न्याय की उम्मीद करे, तो ये सोचना जरूरी है कि ये सारे अधिकार और निर्देश हमारी जिंदगी को कैसे छू रहे हैं, क्योंकि एक जागरूक नागरिक के तौर पर इन्हें जानना यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।